हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। इसके हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें बता दूं। हम इसके बारे में इसकी परिभाषा, खोज, सिद्धांत, किस वैज्ञानिक ने क्या बोला है, और बीच बीच में हम छोटे छोटे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं हम कि कोशिका जीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह मकान के ईंट की भांति होती है। जैसे किसी बड़े मकान में ईंट जो उसकी नींव का कार्य करती है, ऐसे ही मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, यानी उसकी नींव है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और ल्यूएन हुक ने की थी। पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी, लेकिन वो मर्द थी। कैसी थी वो मर्द कोशिका थी। ल्यूएन हुक ने जो खोजी थी वो जीवित कोशिका थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी दिखाई देती थी। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, और वह मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जैसी दिखाई देती थी। उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। लेकिन अब विर्चो भी पूछा जाने लगा है। पूछा जाता है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। यह सिद्धांत किसका था? तो यह सिद्धांत विर्चो का था। हमें ध्यान रखकर चलना है। उसके बाद बताया गया कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो वो शतुरमुर्ग के अंडे की होती है। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। यहाँ चित्र दिखाया गया है कोशिका का, और उसके कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं, यानी कि उसके कंपोनेंट, जैसे केंद्रक जिसे मस्तिष्क कहा जाता है, माइक्रोकोंडिया जिसको पावर हाउस कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी रफली वाली, एक स्मूथ जिसको चिकनी बोलते हैं, एक लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है, एक राइबोसोम जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, एक गोल्जिकाए जिसको ट्रैफिक या फिर डाकिया बोला जाता है, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। आगे है कोशिका का आवरण और उसका परिवहन। तो यहाँ बताया गया है कि कोशिका झिल्ली होती है जो कि अर्धपारगम्य होती है, जो चयनात्मक होती है, यानी कि यह कंट्रोल में रखती है कौन सी वस्तु बाहर से अंदर आएगी और कौन बाहर जाएगी। इसके दो टर्मोलॉजी है। एक है अल्प प्रसारी जिसमें कोशिका फूलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह घटना जिसमें कोशिका फूलती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको अल्प प्रसारी कहा जाता है, और जिसमें सिकुड़ती है उसको अति प्रसारी कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति है और ये कोशिका झिल्ली है, इसलिए दोनों को एक साथ लिया गया ताकि दोनों में कंपेयर करना आसान रहे। कोशिका भित्ति जो कि केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं के अंदर नहीं पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बायोलॉजी में कि कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है? तो यह जंतुओं के अंदर नहीं पाई जाती है, यह कवक और पादपों के अंदर पाई जाती है। हमें ध्यान रखकर चलना है। यहाँ लिखा हुआ भी है केवल पादपों के अंदर और जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये चित्र कोशिका झिल्ली का है जिसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। झिल्ली चयनात्मक होती है क्योंकि यह परासरण और विसरण, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन द्वारा केवल आवश्यक पदार्थों को ही गुजरने देती है, अनावश्यक को नहीं करते देती। पादप कोशिका किससे बनी होती है? क्वेश्चन है, तो यह सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है कोशिका का नियंत्रण कक्ष जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? कोशिका का मस्तिष्क जो सभी जैविक क्रियाओं और आनुवंशिक सूचनाओं को नियंत्रित करता है वो केंद्रक है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्रोमेटिन धागे होते हैं जो विभाजन के समय गुणसूत्र बनते हैं। जो धागे दिख रहे हैं आपको, ये क्रोमेटिन धागे हैं, क्रोमेटिन। बाद में विभाजन के बाद कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है। आप बाद में आगे जाकर पढ़ोगे कि कोशिकाओं में विभाजन दो तरीके से होता है, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन, जिनको मिटोसिस और माइसिस बोलते हैं। तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जो धागे दिख रहे हैं इनको क्रोमेटिन बोलते हैं और ये केंद्रक में पाए जाते हैं, और ये आगे चलकर
विभाजन के बाद गुणसूत्र में बदल जाते हैं। केंद्रक का कार्य क्या है? केंद्रक का कार्य है पर प्रोटीन संश्लेषण का निर्देश देना। देखो, प्रोटीन संश्लेषण करना ये तो राइबोसोम का काम है, लेकिन निर्देश देना ये केंद्रक का काम है। और ये आपको दिखाई दे रही है, ये केंद्रक झिल्ली है। जब बात करते हैं कि कोशिका की कितने प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में स्पष्टतः केंद्रक दिखाई नहीं देता, ये समझिए कि वो अविकसित है। उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या बैक्टीरिया में केंद्रक पूर्ण होता है? तो जी नहीं, इसमें अधूरा होता है, पूर्णतः विकसित नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पूरा पाया जाता है। इसके उदाहरण है मानव की सेल्स और पौधों की सेल। क्वेश्चन पूछा जाता है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46, और अगर पेयर पूछे तो पेयर 13 होते हैं। समझे आप? उसके बाद हम आगे देखेंगे ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन। इसे दो जोन में बांटा गया है, एक एनर्जी के जोन में और एक वेस्टेज के जोन में। ठीक है, तो जो ऊर्जा मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है, इसकी बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली दिखाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया से का कार्य क्या है? कोशिका श्वसन द्वारा एटीपी ऊर्जा का बनाना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीपी कहाँ बनती है? तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ठीक है, और पूछा जाता है सबसे फेमस सवाल इसका कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? जी हाँ, इसके पास अपना ही डीएनए और अपना ही राइबोसोम होता है। अब आ जाइए जोन 2, इसे वेस्ट के नाम से बोल रहे हैं हम। लाइसोसोम, ये क्या करता है कि जो अनावश्यक तत्व है उनका पाचन करता है। लाइसोसोम के कार्य यहाँ लिखे हुए हैं। यह पाचक एंजाइम द्वारा अपशिष्ट पाचन करता है। अपशिष्ट, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि क्षति होने पर यह फट जाता है और अपनी कोशिकाओं को पचा लेता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विनिर्माण और परिवहन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो आप जानते हो एक अंतः द्रव्य जालिका होती है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक में राइबोसोम होता है, यानी कि अगर एक छोटी कोई बॉडी है उसके अंदर छोटे छोटे बाल नुमा कोई आकृति दिखाई दे रही है, तो इसलिए ये आकृति राइबोसोम होती है और इसको रफली यानी खुरदरी माना जाता है। राइबोसोम युक्त होती है और इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। दूसरे वाली में ये नहीं होता, वह बिल्कुल प्लेन होती है यानी स्मूथ होती है, इसलिए उसका नाम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है वसा का निर्माण करना। तो आपको पता लग गया, जो रफ वाली है उसमें राइबोसोम होता है, उसी की वजह से रफ होती है, उसका काम होता है प्रोटीन बनाना। और दूसरी होती है स्मूथ, इसका काम होता है लिपिड यानी वसा बनाना। दूसरा इसका एक अंग है गोल्जी उपकरण। इसे कोशिका का डाकघर भी कहा जाता है। पदार्थों की पैकेजिंग और डिस्पैच करने के लिए इसको जाना जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका नाम गोल्जी रख दिया। राइबोसोम अगला पार्ट इसका तीसरा है, उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अभी हमने यहाँ पढ़ा कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन राइबोसोम में बनता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि पादप कोशिका की विशेषताएं क्या है। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, इसमें बताया गया है क्लोरोप्लास्ट जो कलर के लिए जाना जाता है, एक कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है, केंद्रीय रसधानी। आप देख रहे होंगे इसकी रसधानी का आकार कितना बड़ा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी रसधानी यानी किसकी वैक्यूल बड़ी होती है, तो आप आगे चलकर पढ़ोगे कि जो मानव की या जंतु की कोशिका होगी उसके अंदर रसधानी की आकृति छोटी होगी, जबकि इसके अंदर बड़ी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी रसधानी बड़ी होती है, पादपों की, जंतुओं की, या दोनों के बराबर, या दोनों की ही बहुत बड़ी होती है। तो ये ध्यान रखना कि जंतुओं की बहुत छोटी होती है और पादपों की बड़ी होती है। ये दिखाया गया है कोशिका भित्ति। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि कोशिका भित्ति सबसे बाहरी सतह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में बाहरी सतह कौन सी है, तो वो कोशिका भित्ति है, उसके बाद द्रव्य है और उसके बाद कोशिका झिल्ली है। लवक पढ़ेंगे हम। लवक 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो केवल हरा रंग देता है, क्लोरोप्लास्ट जो केवल हरा रंग देता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए इसको रसोई घर भी कहते हैं। एक क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन है, हरे रंग को छोड़कर बाकी रंग इससे मिलते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन है, इसमें कोई रंग नहीं होता।
और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है भोजन संग्रहण करना। पादपों में रसदानी बहुत बड़ी होती है और यह कठोर भी होती है, यह कठोरता देती है। यहाँ हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में कंपैरिजन करेंगे ताकि हमें याद रहे आसानी से। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में होती है, यस इसमें होती है, और जंतु कोशिकाओं में मैंने अभी बताया कि इसमें पादप की तरह कोशिका भित्ति नहीं होती, इसमें केवल कोशिका झिल्ली होती है। प्लास्टिड इसमें उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता है। सेंट्रोसोम इसमें अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में यह पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन दो तरीके से होता है, एक होता है समसूत्री जिसे मिटोसिस बोलते हैं, और दूसरा होता है अर्धसूत्री। इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन में होता क्या है कि एक जनक दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, लेकिन गुणसूत्र समान रहते हैं। हम यहाँ क्या गलती करते हैं कि हम समसूत्री में समान भागों में ही उसके गुणसूत्रों को भी बांट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ गुणसूत्रों में नो चेंज है। देखो यहाँ पे भी 2n था तो आगे भी 2n ही, यानी कि गुणसूत्र समान है। केवल एक कोशिका की आगे चलकर दो संतति कोशिकाएं बन गई हैं। तो जब पूछा जाए कि क्या समसूत्री में दो कोशिकाएं, एक कोशिका दो कोशिकाओं में बदल जाती है, तो हाँ, लेकिन जब पूछा जाए गुणसूत्र भी बदलते हैं क्या, तो समसूत्री में गुणसूत्र नहीं बदलते, हमेशा समान रहते हैं। ये कौन सी कोशिकाएं होती है, कहाँ पे पाई जाती हैं? ये दैहिक कोशिकाएं हैं जो शरीर में वृद्धि और मरम्मत करने वाली कोशिकाएं होती है। ये केवल उन्हीं में होता है समसूत्री विभाजन। इसके 4 फेज होते हैं। प्रोफेज, पहले वाले फेज को प्रोफेज, जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसमें स्पष्ट है गुणसूत्र दिखाई देता है। दूसरा है मेटाफेज, गुणसूत्र मध्य रेखा में आ जाता है। मेटाफेज को यहाँ पे दिखाया गया है। देखो जो यहाँ पे था वो अब कहाँ पे पहुँचा, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। अब ये बिल्कुल बीच में आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया मेटाफेज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें गुणसूत्र मध्य में आ जाता है, तो वो मेटाफेज है। मध्य मतलब बीच में। मैंने कैसे याद रखा है कि मोटा पेट, मेटाफेज को मैंने मोटा पेट याद करके रखा है। मोटा पेट कहाँ होता है? मोटा पेट व्यक्ति के बीच में होता है, बीच में यानी कि मध्य में। तो मैंने याद रखा है कि मध्य में क्या होता है? मोटा पेट। या फिर मोटा पेट कहाँ पर होता है? मध्य में। तो मैंने याद रख लिया मोटा पेट, मेटाफेज को मोटा पेट कहाँ होता है? मध्य में। तो मध्य गुणसूत्र यहीं पाया जाता है। उसके बाद होता है एनाफेज। इसमें क्रोमेटिक टूटकर दो अलग अलग ध्रुवों पर जाने लगते हैं, एक ध्रुव ये रहा, एक ध्रुव ये रहा, इसकी ओर जाने लगते हैं। उसमें पूरा पहुंच ही जाते हैं टेलीफेज में, और दो अलग अलग कोशिकाएं बन जाती है, इसलिए इनके दो अलग अलग केंद्रक बन जाते हैं और एक नई जीव को उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है गुणसूत्र मध्य रेखा पर कब आते हैं? तो ये मेटाफेज, मैंने बताया ना मध्य रेखा पर कब आते हैं? मध्य मतलब बीच में। बीच में क्या होता है? पेट। कौन सा वाला पेट? मोटा पेट। तो यहाँ से हम इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है कोशिका विभाजन का दूसरा प्रकार, वो क्या है? अर्धसूत्री, इसे माइसिस बोलते हैं, उसको मेटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते थे? मेटो। मैंने कैसे याद रखा है कि इंग्लिश में, क्योंकि कभी कभी ना अर्धसूत्री, हिंदी में भी अर्धसूत्री ना लिखा कर मैसिस लिखा जाता है, तो मैंने क्या याद रखा है? टी याद रखा है, उसमें मेटोसिस है। तो अगर मैं इसमें से ये टी का ऊपरला हिस्सा, आधा हिस्सा मिटा दूँ तो क्या बचता है? केवल ये हिस्सा बचेगा, इसको आई बोलते हैं। तो मैंने याद रखा है जब समसूत्री पूरा हो तो पूरा ये वाली लाइन भी ऊपर होगी, और अगर अर्धसूत्री का हो तो मैं केवल ये वाली लाइन खींचूंगा, आधी लाइन, दूसरे वाली लाइन नहीं खींचूंगा। तो मैं याद रखता है कि अभी लाइन आधी है तो इसलिए मेयोसिस, और जब ये लाइन पूरी हो यानी कि उसके ऊपर भी जिसको हम टी बोलते हैं, तो जिसमें टी है वो पूरा है, और जिसमें टी नहीं है वो अधूरा है। तो इसमें टी नहीं है, इसमें आई है। मैंने तो इस तरीके से याद रखा है। इसकी परिभाषाओं पर जाएंगे तो हम इसमें एक जनक कोशिका 4 संतति कोशिकाओं में टूट जाती है, जबकि उसमें 2 में टूटती थी। गुणसूत्र वहाँ पे बराबर रहते थे, समसूत्री विभाजन में यहाँ पे आधे हो जाते हैं। स्थान, वहाँ पे स्थान था दैहिक कोशिकाओं में, यहाँ पे है जनन कोशिकाओं में। वे कोशिकाएं जो जनन के लिए आवश्यक हैं उनमें ये विभाजन होता रहता है। मुख्य घटना है क्रॉसिंग ओवर, विविधता का स्रोत होता है प्रोफेज फर्स्ट में। गुणसूत्र आधे क्यों? गुणसूत्र आधे क्यों होते हैं? ताकि निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट में संख्या फिर से 2n हो जाए, इसलिए गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। समझे आप? आज के लिए इतना ही, बाकी अगले पार्ट में देखेंगे।